डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम जो आपके लिए 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि 10th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर रहता है। इसके अलावा न्यू और ओल्ड सिलेबस के बेस पे इसकी नंबरिंग थोड़ी अलग रहती है। न्यू सिलेबस के बेस पे बात करें तो ये चैप्टर नंबर आपका 11 देखने को मिलेगा, और ओल्ड के बेस पे देखें तो चैप्टर नंबर 13 है। तो इसके हम ऑलरेडी 3 जो 2 पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 3 पार्ट या क्लास नंबर 3 रहेगा, और हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है वो 31st से रहेगा। इसके अलावा पहले आप उनको अच्छे से, क्योंकि जो इसी बेसिक्स के बेस पे ही हम आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक प्रकार का क्या है, एट्रीब्यूट्स हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उसमें आपसे बोला हुआ है कौन सा इसमें से पॉपुलेशन ग्रोथ का एट्रीब्यूट नहीं है या फिर पैरामीटर नहीं है सिंपली। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, 4 पैरामीटर पढ़ते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ के। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है मान लो, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को 2 फैक्टर तो ऐसे होते हैं जो उसको बढ़ाते हैं, और 2 फैक्टर ऐसे होते हैं जो उसको कम करते हैं। ऐसा एक प्लस टाइप में हमारे बुक के अंदर बनाया हुआ है। तो जो हैं 2 घटाने वाले वो कौन कौन से हैं, जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, बोल सकते हैं मोर्टिलिटी, डेथ रेट वो कम करती है। इसके अलावा ई माइग्रेशन जो होता है, इंडिविजुअल का एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ से भी पॉपुलेशन जो हम बोल सकते हैं ग्रोथ है वो कम हो जाता है, या फिर सिंपली इंडिविजुअल का नंबर कम हो जाता है। बढ़ाने वाले क्या होते हैं, नेटिलिटी होता है, बर्थ रेट, और ग्रोथ को बढ़ाता कौन है, और इसके अलावा इमीग्रेशन है वो पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स में हम 4 ही पढ़ते हैं मेनली। तो 4 में से आपको पता है 3 तो दिए हुए हैं हमारे पास। जो मेटा पॉपुलेशन नाम का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होता है। होता क्या है वैसे इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए आपको, क्या पता इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही बन जाए, हालांकि बुक में ऐसा कोई वर्ड हमारे नहीं दिया हुआ। तो मेटा पॉपुलेशन होता क्या है, सिंपली ये 2 पॉपुलेशन के बीच में एक ऐसी इंटरेक्शन होती है, दोनों पॉपुलेशन एक ही स्पीसीज की होती हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे रहती हैं, और बीच में कोई फिजिकल बैरियर से वो क्या है, आइसोलेटेड हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उनके बीच में जो इंडिविजुअल्स का जो आवागमन है, एक्सचेंज है, वो होता रहता है। तो उसको हम मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन मेटा पॉपुलेशन का पॉपुलेशन ग्रोथ में कोई रोल नहीं रहता। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। यदि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, कौन इंक्रीज करते हैं कौन डिक्रीज, तो सिंपली डिक्रीज का आपसे पूछा हुआ है कि कौन कौन से पैरामीटर पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कौन कौन से, मोर्टिलिटी एंड ई माइग्रेशन जो होते हैं ना, ये तो करते हैं सिंपली क्या, डिक्रीज, जबकि नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। यदि इमिग्रेशन ज़्यादा है ई माइग्रेशन से, उस केस में भी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है। नेटिलिटी ज़्यादा है मोर्टिलिटी से, उस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो इसने डिक्रीज का पूछा है ना, सिंपली तो डिक्रीज का हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ए प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, या फिर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो किस में पढ़ते हैं हम, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में अलग अलग ग्रुप्स आ जाते हैं ना, उन्हीं के अंदर प्रोटोजोन्स आते हैं। 4 टाइप के प्रोटोजोन्स 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसमें प्रोटोजोन्स हैं, उनमें बाइनरी फिजन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन, 6 पीढ़ियों के बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होंगे। तो ऐसे तो आप कैलकुलेट करोगे, जैसे फर्स्ट में 2, तो छोटी कैलकुलेशन है, 6 जनरेशन तक ही पूछा हुआ है, तो आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, भाई 2 है, फिर उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे ही पहुंच सकते हो। लेकिन यदि ये पॉपुलेशन या फिर जनरेशन बहुत ज़्यादा दे देता आपको, फिर क्या करते आप, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n, जितनी जनरेशन का पूछा जाए। जैसे 1 जनरेशन का पूछे ना, 2 की पावर 1 कितना है, सिंपली हमारे पास 2 इंडिविजुअल रहेंगे। 3 का पूछे तो 2 की पावर 3,
तो क्या रहेगा सिंपली यहाँ पे, यदि सेकंड जनरेशन का पूछे तो क्या आता, 4, 3 का पूछे तो 8, 4 का पूछे तो 16। तो पावर में आप यदि आपसे पूछा जाए 2 की पावर मतलब 16 जनरेशन के बाद, तो 2 की पावर 16 है वो आपको सोल्व करना होता। तो इस तरीके से हम हमारी कैलकुलेशन तक पहुंच सकते हैं। तो 2 की पावर 6 आपसे पूछा हुआ है तो वो कितना है, 64 इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। उसके बाद एमेंसलिज्म इज ए एसोसिएशन, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन है। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन कौन कौन सी हैं ये हमने पढ़ी थी, क्या क्या होती हैं। पॉजिटिव टाइप की इंटरेक्शन भी होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। एक पॉजिटिव एक जीरो भी हो सकता है आपका, और एक नेगेटिव एक जीरो भी हो सकता है। तो इस टाइप की इंटरेक्शन ही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये क्या हो सकता है आपका, दो चीज़ें हो सकती हैं, पैरासिटिज्म हो सकता है, प्रीडिएशन भी हो सकता है। इसके अलावा नेगेटिव कंपटीशन में देखने को मिलता है, कंपटीशन में। और ये पॉजिटिव और जीरो टाइप का मतलब एक स्पीसीज क्या है, बेनिफिटेड है, दूसरी को ना बेनिफिट है ना लॉस, उसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। और जब एक स्पीसीज का नुकसान है दूसरी का ना फायदा ना नुकसान, उसी को बोलते हैं अमेंसलिज्म। सिंपली वहाँ से इंटरेक्शन से ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अमेंसलिज्म क्या है, जहाँ पे एक स्पीसीज को क्या होता है, नुकसान, हार्म्ड होता है, और दूसरी स्पीसीज क्या है, अनइफेक्टेड रहती है, उसको अमेंसलिज्म बोला जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस आसपास से रिलीज करते रहते हैं। हालांकि वो एक प्रकार का उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, लेकिन वो क्या है, दूसरों को सर्वाइव नहीं करने देते वहाँ पे। यदि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरा कोई प्लांट सर्वाइव करे ना, वो उसकी डेथ हो जाती है। इनका तो कोई फायदा नहीं ना कोई नुकसान, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप अमेंसलिज्म के याद रख सकते हो। तो इंटरेक्शन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। एसोसिएशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है लाइकन्स का। तो लाइकन्स क्या है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। लाइकन किस प्रकार का इंटरेक्शन शो करते हैं, पॉजिटिव टाइप का, जिसमें एल्गा और फंजाई है, दोनों का क्या होता है बेनिफिट। एल्गा फूड प्रिपेयर करता है, फंजाई क्या करता है, शेल्टर देता है इसको। इसके अलावा वाटर वगैरह है उसका भी ये आसपास से दे सकता है इसको। इसके अलावा यदि हम बात करें, दोनों का इतना ज़्यादा एक दूसरे में इंटरेक्टेड होते हैं, ये इंटरमिक्स्ड होते हैं, तो इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म पाया जाता है इनके अंदर। एल्गल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट है वो बोला जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जो लाइकन्स है ना वो केवल साफ सुथरे एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं। और ये बोल सकते हैं कि पोल्यूटेड एरियाज में और खासकर सल्फर की वजह से, यदि कोई पोल्यूशन है सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की वजह से, उस एरिया में ये डेथ इनकी हो जाती है। तो सिंपली ये एक प्रकार से बोल सकते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर का। तो कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन यदि आए तो उसका आपको डिटेल पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है किस किस का ये फंगस एंड अलगा का हमारा क्या होता है, एक एसोसिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वन इट्स लाइफ टाइम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका समझने लायक है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें तो इस पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्लांट्स के, उसमें पूछा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जो एक बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके उसका लाइफ टाइम है वो खत्म हो जाता है, लाइफ स्पैन बोल सकते हैं हम। सिंपली यहाँ पे यदि हम बात करें, यूकेलिप्टस जो प्लांट्स है ये वैसे ग्रो करता है, और मान सकते हैं हम इसके जो लाइफ स्पैन है ना अलग अलग रहता है। एनुअल प्लांट भी है ये, और सिंपली पेरिनियल कंडीशन भी इसकी कई बार देखने को मिलती है। वार्मर एरियाज में ना ये कई साल तक भी सर्वाइव कर सकता है। और इसके अंदर जो कंडीशन डिपेंड करती है कि पेरिनियल प्लांट होगा तो ये काफ़ी बार भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसके अलावा एनुअल प्लांट में इसका लाइफ स्पैन 1 साल का ही रहता है, 1 साल बाद इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद यदि हम टोमेटो की बात करें, ये भी क्या है, एक प्रकार का पेरिनियल प्लांट्स है। मैंगो है, ये भी पेरिनियल प्लांट्स, मतलब मल्टी ईयर्स में लाइफ स्पैन पूरा करते हैं। और जितने टाइम तक रहेंगे ये बार बार क्या कर सकते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करके फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें बनाना प्लांट की, तो बनाना को जहाँ पे उगाया जाता है वहाँ के लोग तो बड़े इस चीज़ से अवेयर्ड हैं कि बनाना को एक बार यदि हम उगा देते हैं, एक प्रकार का कैसा प्लांट है ये, मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट। और जैसे हम गेहूँ वगैरह है
ज्वार वगैरह बाजरा वगैरह उगाते हैं, तो ये क्या है, एक बारी फ्लावरिंग करके उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो सिंपली सिंगल टाइम क्या कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बनाना प्लांट ये आपका आएगा कि एक बारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद इनका लाइफ टाइम है ना, लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, सोयल वाटर अवेलेबल टू द, मिट्टी में जो पानी होता है ना वो रूट्स के लिए कैसे अवेलेबल होता है, कौन सा एक प्रकार का फिजिकल मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है, वो आपसे पूछा हुआ है। तो सरफेस वाटर तो क्या होता है, सिंपली जो मिट्टी के ऊपर बह रहा होता है उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। तो वो अवेलेबल होता है, तो हम बोल सकते हैं जड़ें हैं, मान लो वहाँ पे सरफेस पे कोई वाटर नहीं है सोइल पे, तो वो कैसे, इसे पूछा है कि सिंपली कि वो कैसे रूट्स है उसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो सरफेस वाटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाईग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा होता है, जो मॉइस्चर की फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो मॉइस्चर वाले वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो तो मान लो ये बोल सकते हैं हम एनवायरमेंटल या फिर एटमोस्फियर की कंडीशन की बात की हुई है इसमें, एटमोस्फियर। ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी तो फिर नीचे की तरफ खींचती है ना, तो वो तो कैसे इसकी मदद करेगा। इसके अलावा कैपिलरी वाटर, तो कैपिलरी क्या होती है, एक बिल्कुल कैपिलरी एक्शन आता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तो कैपिलरी क्या है, एक बिल्कुल फाइन ट्यूब होती है लैब के अंदर, बिल्कुल देखे तो हम बिल्कुल पतली ट्यूब होती है, और इस ट्यूब में यदि हम वाटर सरफेस पे इसको रखते हैं तो वाटर अपने आप इसमें ऊपर चढ़ जाता है सरफेस टेंशन फिनोमिना की वजह से। तो इसी की वजह से क्या है, रूट्स में भी यदि हम देखें सेल्स के बीच में कैपिलरी जैसी बिल्कुल बारीक स्पेस होती हैं जिसमें से वाटर है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जाइलम हम बोल सकते हैं वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स में से जो वाटर फ्लो करता है ना ऊपर की तरफ, वो कैपिलरिटी की वजह से बढ़ता है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक प्रकार का ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म काम करता है सरफेस टेंशन की वजह से, हम बोल सकते हैं। जैसे ये उसी तरीके से जैसे हम पानी के अंदर मान लो कोई भी एक पेपर है, उसको थोड़े से उसका किनारा को डुबोएंगे ना, तो वो क्या है, वाटर उसके ऊपर गिला होता रहेगा, मतलब जो हमारा जो पेपर है ना वो गिला होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसे ही यदि हम क्लॉथ को रखते हैं, क्लॉथ के किसी भी कपड़े किसी भी पीस को वाटर की सरफेस पे रखेंगे तो वाटर उसमें ऊपर चढ़ेगा और गिला कर देगा, और सरफेस ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है कैपिलरिटी की वजह से। नेक्स्ट, डीप ब्लैक सोइल, काली मिट्टी से रिलेटेड आपसे पूछा हुआ है। तो काली मिट्टी किसको बोलते हैं, सिंपली चिकनी मिट्टी को भी बोलते हैं, क्ले सोइल को, जिसके जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटे छोटे होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी मानी जाती है। तो इससे पूछा है कि प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाली होती है ये काली मिट्टी, ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, सिंपली इसके अंदर क्ले सोइल होती है और ह्यूमस, ब्लैक कलर ह्यूमस ही प्रोवाइड करता है। ह्यूमस क्या होता है, एक प्रकार का डिकम्पोजिशन में हम जब पढ़ते हैं ना, स्टेप आते हैं डिकम्पोजिशन में, ह्यूमिफिकेशन अगले चैप्टर्स में आता है, हालांकि इसके बारे में शायद इकोलॉजी वाले चैप्टर में, इको इसमें फिर ये जो आपका इकोसिस्टम वाला चैप्टर है उसमें, तो वहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, उनको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो जरूरी इनको इनऑर्गेनिक में बदला जाता है। कुछ ऐसी फॉर्म ऑर्गेनिक सब्सटेंस की उसमें मिलती हैं जिसको प्लांट एज इट इज एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ब्लैक कलर इसी की वजह से होता है। तो क्ले एंड ब्लैक सोइल को जब मिलाते हैं ना तो इससे डीप ब्लैक कलर है वो मिट्टी का हो जाता है, काफ़ी प्रोडक्टिव होती है ये। उसके बाद होम्योस्टेसिस, इससे रिलेटेड हम फर्स्ट पार्ट में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है, एक प्रकार का इंटरनल जो कंडीशन होती हैं वो क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसके अलावा पीएच है 7.4 रहती है। तो इंटरनल जो आयंस का बैलेंस है, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन उसको बोलते हैं। तो फिक्स्ड इंटरनल कंडीशंस उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली कन्फर्मर भी बोला जाता है। कन्फर्मर टाइप के ऑर्गेनिजम्स या फिर वार्म बल्डेड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, वार्म बल्डेड ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है होम्योस्टेसिस, इसकी सिंपल डेफिनेशन बोली हुई है, क्या है, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज, चेंज जब होगा ना तो उसको तो हम रेगुलेटर्स बोल लेंगे, ये याद रखना, उनको रेगुलेटर्स बोला जाता है या फिर पोए किलो थर्मस बोला जाता है, पोए किलो थर्मस या फिर कोल्ड बल्डेड एनिमल्स, कोल्ड बल्डेड एनिमल्स। चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे चेंज हुआ तो इस कंडीशन को बोलेंगे टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू रेजिस्ट चेंज। ये मान लो बाहर कोई भी चेंज होगा, मान लो गर्मियों में जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या है, प्रेस्पिरेशन ज़्यादा करती है, पसीना ज़्यादा आता है, ताकि हमारी बॉडी को गर्म ना होने दिया जाए। बाहर गर्मी है तो उसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है। सर्दियों में क्या है, मान लो सर्दियों में
हमने स्वेटर वगैरह नहीं डाल रखी तो कंपी वगैरह शुरू हो जाती हैं, रोएं हैं वो खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं हमारी बॉडी को ज़्यादा हीट लॉस से बचाती हैं। रोएं तो खड़ी हो जाती हैं तो एक ब्लैंकेट का काम करती हैं। और कंपी क्यों होती हैं? ताकि मसल्स के बीच में जब वो रगड़ना होता है, फ्रिक्शन होता है ना, उससे हीट पैदा होती है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हमारे पास बिहेवियरल या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चेंज होने से रोकते हैं, टेम्परेचर वगैरह चेंज होने से रोकते हैं। तो यही हमारा आंसर है वैसे तो। इसके अलावा डिस्टर्बेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम एंड नेचुरल कंट्रोल, डिस्टर्बेंस नहीं होता, रेजिस्ट होता है डिस्टर्बेंस का। बायोटिक मटेरियल्स यूज्ड इन होम्योपैथिक मेडिसिन, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ही हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, तो फिक्स्ड इंटरनल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा सोयल पार्टिकल डिटरमाइन इट्स, जो सोयल पार्टिकल्स है वो क्या डिटरमाइन करते हैं? इसका सिंपली डिटरमाइन करते हैं टेक्सचर, फील्ड कैपेसिटी भी नहीं करते, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अलावा तो उसका ह्यूमस वगैरह कंटेंट करता है कि कितना ह्यूमस उसके अंदर, ग्रेन का साइज भी डिपेंड करता है। तो इसके अलावा पार्टिकल्स टेक्सचर को डिफाइन करते हैं, नेचर उसकी क्या है। सिंपली सोयल फ्लोरा भी कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि सोयल पार्टिकल से टेक्सचर है वो ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर वाटर डिपॉजिट। सोयल के अलग अलग टाइप होते हैं, काफ़ी टाइप की सोयल हम पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंदर, और यहाँ पे आपको सिंपली सोयल के टाइप दिए हुए हैं। लोमी सोयल है, लेटराइट सोयल है, एलुवियल सोयल है, सैंडी सोयल। सैंडी सोयल तो आपको पता है कहाँ मिलती है, ज़्यादातर डेजर्ट कंडीशन में मिलती है, जहाँ पे सोयल के पार्टिकल्स का जो साइज है हम बोल सकते हैं वो ज़्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ब्राउनिश कलर रहती है ज़्यादातर। लेटराइट सोयल क्या होती है? ये सिंपली आपकी हम बोल सकते हैं इसको रेड सोयल भी बोला जाता है, लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा और एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है। और एलुवियल सोयल क्या होती है? इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लेके आई हुई मिट्टी, तो वही है रिवर वाटर है ना, जो अपने साथ सोयल के पार्टिकल्स लेके आता है, और जहाँ पे ये कुछ मोड़ आ जाते हैं, टर्न आ जाते हैं रिवर में, वहाँ पे डिपॉजिट करता रहता है। डेल्टा जो बनते हैं ना वो इसी मिट्टी से बनते हैं, एलुवियल सोयल से, और काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है ये। इसके अलावा लोमी सोयल, लोमी सोयल क्या है आपकी? अभी हमने पढ़ा था, या फिर वो क्ले सोयल से रिलेटेड ही है वैसे तो। लोमी सोयल ये आपकी क्ले सोयल या चिकनी मिट्टी या फिर ब्लैक सोयल होती है, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी होती है। तो एलुवियल सोयल है हमारा, ये आंसर ठीक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम। इसने बोला है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी कब बढ़ती है, तो हालांकि स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर जो चेंजेस हैं उससे रिलेटेड ग्रेडियंट हम पढ़ते हैं। ग्रेडियंट का मतलब चेंज कैसे कैसे होता है, और हमारी बुक के अंदर भी समझाया हुआ है। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो उस केस में हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है, हालांकि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया हुआ है ये, बायोडाइवर्सिटी तो लास्ट चैप्टर है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? सिंपली नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कब डिक्रीज होती है, वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बुक में, वो क्या रहता है? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं जब, उस केस में बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। इसके अलावा पहाड़ियों पे जाएंगे तो डाइवर्सिटी क्या हो जाती है वहाँ पे? कम। और जैसे जैसे हम पहाड़ियों से ज़मीन की तरफ प्लेन्स एरिया में आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें यही पूछा आपसे कहाँ से कहाँ आपकी इंक्रीज होएगी। तो इंक्रीज का यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, एक तो एल्टीट्यूड दिया हुआ है और एक दिया हुआ है लैटीट्यूड। वर्ड लगभग लगभग देख सकते हो मिलते जुलते से ही हैं, लेकिन जो एल्टीट्यूड है ना ये तो होता है हाइट से रिलेटेड, ऊंचाई, और जो लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड किसको बोलते हैं? लैटीट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, देशांतर रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं हिंदी में बोलते हैं। लैटीट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं? जो हमारी इस तरीके से पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ये बोल सकते हैं हम, ये क्या है? लैटीट्यूडनल लाइंस। और जो हमारी बोल सकते हैं पोल से एक पोल से दूसरी पोल्स की तरफ होती है, इनको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपकी जो बातें की हुई है ना, जो ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उन लाइंस की बात की हुई है। सबसे बड़ी जो हमारी बोल सकते हैं लैटीट्यूडनल लाइन, वो क्या होती है? इक्वेटर होती है। इसके अलावा जो हम अलग अलग लाइन पढ़ते हैं, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न और एक लाइन ऑफ कैंसर, इस तरीके से भी जो लाइनें होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं? लैटीट्यूडनल लाइन होती हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला हुआ है कि जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो डेंसिटी
बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वो बढ़ती है। और हाइट मतलब जब ऊपर से मतलब पहाड़ियों से प्लेन की तरफ आएंगे तब पॉपुलेशन या बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है। तो सिंपली यहाँ पे हमने यही देखना है कहाँ से कहाँ की बात की हुई है। हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई से कम ऊंचाई वाली जगह पे आते हैं तो बढ़ती है, जाहिर सी बात है। और हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड, हाई मतलब ये पोल्स की तरफ वाले जो लैटिट्यूड है ना, ये हाई मतलब ऊंचाई, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्थ की साइड वाले या साउथ की साइड वाले होते हैं, और जो बेस मानते हैं वो इक्वेटर लाइन होता है। तो हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड हम बोल सकते हैं डेंसिटी हो या फिर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। इसके अलावा तो ये सारे देख सकते हो आप एक दूसरे के अपोजिट से हैं, कहीं रिलेशन नहीं बैठेगा। सिंपली ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई से प्लेन्स की तरफ आते हैं तब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। इसके अलावा जैसे जैसे हाई मतलब इसमें वर्ड यूज किया गया पोल्स की तरफ के लिए, और जो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं उससे क्या होती है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते हैं पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी या फिर हम सिंपली बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क CO2 फिक्सेशन, ज़्यादातर मात्रा में CO2 का फिक्सेशन मीन्स CO2 को यूज करके ग्लूकोज बनाना, उसको बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको N2 फिक्सेशन बोला जाता है। काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और CO2 फिक्सेशन कौन करता है, प्लांट्स करते हैं और एल्गी भी करते हैं। और हम जब 11th क्लास में पढ़ते हैं, एल्गा होते हैं ना बहुत ज़्यादा CO2 फिक्सेशन करते हैं। तो बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 फिक्सेशन कौन करता है, ओशियंस करते हैं, वाटर या फिर बोल सकते हैं एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स। और जब हम एल्गा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं वहाँ पे भी लगभग 50% बोला हुआ है, 50% CO2 फिक्सेशन एल्गी के द्वारा किया जाता है। बाकी तो सारे प्लांट्स आगे वो मिलके क्या करते हैं फिर बाकी CO2 फिक्सेशन करते हैं। तो ओशियंस में ही एल्गा होता है ना, तो ओशियंस ही करते हैं मैक्सिमम CO2 फिक्सेशन। इसके अलावा तो सारे प्लांट्स हैं ना मिल मिला के करते हैं जो बची हुई CO2 फिक्सेशन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, जीरिक एनवायरनमेंट। जीरिक किसके लिए आता है, जीरोफिटिक कंडीशन, डेजर्ट टाइप कंडीशन के लिए आता है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है वो आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो। तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होएगी तो वो जीरोफिटिक तो नहीं बोल सकते ना। इसके अलावा लो एटमोस्फियरिक ह्यूमिडिटी, वातावरण में ह्यूमिडिटी मतलब न बहुत कम होती है, यह मान सकते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा इक्वेटर लाइन पे भी, लाइन पे ट्रॉपिकल रीजन पे जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो केवल ये नहीं बोल सकते मैं एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, सही बात है एक्सट्रीम टेम्परेचर भी, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर तो ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं हमको, तो वहाँ पे तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो जीरी कंडीशन है। इसके अलावा हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन, हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ, ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में वहीं होता है ना। तो हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन क्योंकि वाटर होता ही कम है, ह्यूमिडिटी होती ही कम है, तो बड़ा मुश्किल से उनको पानी मिलता है, तो वेपराइजेशन कैसे ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे। तो हमारा लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हम बोल सकते हैं वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर तो आपका फॉरेस्ट में भी ज़्यादातर मिलता है इक्वेटर लाइन के आसपास। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का भी है और आज के सेशन का भी। सनकन स्टोमेटा मतलब धंसे हुए स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, सिंपली लीव्स के ऊपर कुछ गार्ड सेल्स के बीच वाले पोर्स होते हैं, और कुछ में तो लीव्स के बिल्कुल सरफेस पे होते हैं, कईयों में क्या होते हैं लीव्स के जो सरफेस है ना उसके अंदर गड्ढे से बने होते हैं, और गड्ढों में अंदर होते हैं स्टोमेटा, उनको सनकन स्टोमेटा या धंसे हुए स्टोमेटा बोलते हैं। पिट्स के अंदर मतलब स्टोमेटा मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं स्टोमेटा, इस टाइप के बड़ा ही जिसा टाइप की अडप्टेशन है, ये जीरोफिटिक प्लांट्स की अडप्टेशन होती है। तो ज़्यादातर जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं जहाँ पे अभी हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो ऐसे केस में जो प्लांट्स हैं ना अपना वेपोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन को कम से कम करने के लिए ऐसी अडप्टेशन यूज करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मान लो हमारे जो अंदर की जो लिविंग सेल्स हैं या मीजोफिल सेल्स हैं, तो उससे तो क्या होएगा सीधा ट्रांसपिरेशन। लेकिन एक मान लो ऐसी कंडीशन है थोड़ी सी, और यदि हम बात करें इस टाइप की कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या है, मान लो वाटर वगैरह थोड़ा बहुत आ भी जाता है ना, वैसे तो स्टोमेटा इनके बंद ही रहते हैं दिन में, स्टोमेटा दिन टाइम में तो बंद रहते हैं, लेकिन रात को जब खुलते हैं ना तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी तो कमी है ना वहाँ पे, तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो
तो उसको बचाने के लिए क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाता है इनके द्वारा, और ऑटोमेटिकली बढ़ा ही रहेगा ना, क्योंकि अंदर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते तो एयर के तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता। तो सिंपली यदि पूछे कि क्यों होते हैं सनकन स्टोमेटा, क्या होते हैं ये, टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन रेट को कम से कम करने के लिए ही ऐसे स्टोमेटा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो लीव्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसी कुछ अडेप्टेशन मिलती हैं। इनका स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा लीव्स के ऊपर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है। तो ऐसी कुछ अडेप्टेशन मिलती हैं किसके अंदर, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर। हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, पानी में मिलने वाले प्लांट्स। मीजोफाइट बीच ही के रहते हैं। हेलोफाइट साल्टी कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स को बोला जाता है। तो इस तरीके से आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। 45 क्वेश्चंस, बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी है ही बड़ी इजी सी यूनिट, लेकिन मार कहाँ पे खा सकते हो आप, ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस में, टर्मिनोलॉजी में और एग्जाम्पल्स में, पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।